नमस्ते। आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अग्निमांद्य के बारे में। ये है रोग निदान पेपर 2 यूनिट 1 का चैप्टर। तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम आगे बढ़ते हैं। अग्निमांद्य क्या है? अग्निमांद्य क्या होता है कि जो हमारी अग्नि है वो मंद हो जाती है। यानी कि क्या, जो हमारा अग्नि है, जैसे अलग अलग अग्नि होते हैं हमारे, जाठर अग्नि है, आतव अग्नि है, ये भूताग्नि है, ये जितनी भी अग्नि है इनमें से कोई भी अग्नि जो है वो मंद हो जाना, ये अग्निमांद्य है। तो अग्निमांद्य जो है इससे बहुत सारे diseases का स्वरूप बताया गया है, फिर हेतु बताया गया है। तो अग्निमांद्य इसके वजह से बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस होल्ड करता है आयुर्वेदा में सारे डिजीजेस के लिए। क्योंकि अगर आपको अग्निमांद्य का इश्यू होता है तो अग्निमांद्य के वजह से और बहुत सारे इश्यूज आगे जाके हो सकते हैं, बहुत सारे डिजीजेस हो सकते हैं। इसके वजह से अग्निमांद्य एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अग्निमांद्य जो है उसके हेतु क्या बताए गए हैं ये हम देखेंगे। Factors which vitiates Agni are responsible for Ajirna Rog and the same was described are as follows. ठीक है, जो अग्नि जो है उसके जो फैक्टर्स जो है जो विशेष करते हैं अग्नि को, वो अजीर्ण के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है और उनका डिस्क्रिप्शन इसके हिसाब से किया गया है। एक्सेसिव फास्टिंग, ईटिंग ड्यूरिंग इंडाइजेशन। एक्सेसिव फास्टिंग यानी कि बहुत ज्यादा उपवास करना, एक वीक में आइडियली 1 to 2 टाइम्स उपवास सफिशिएंट होता है। मोस्टली 1 टाइम ही सफिशिएंट है। उससे ज्यादा करना आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि उपवास करने पे जो है हमारी बॉडी में वात का प्रकोप होता है। तो वीक में एक दिन ये इनफ है, इससे ज्यादा आपने किया तो वात का ज्यादा प्रकोप होगा। ये वात के प्रकोप की वजह से आपकी अग्नि दूषित होगी और अग्निमांद्य जो है ये हो सकता है। ईटिंग ड्यूरिंग इंडाइजेशन, यानी कि आपको ऑलरेडी अजीर्ण हुआ है, आपको जो फूड है पहले से ही वो ही डाइजेस्ट नहीं हो रहा है और उसके अगर आपने और चीजें खाते गए ऐसी ऐसी सिचुएशन में तो अग्निमांद्य होता है। अभी जैसे कि आप एक घर का ही एग्जांपल लीजिए। आपके घर में जो है ऑलरेडी बहुत दिन से कचरा पड़ा है और उसमें फिर आप घर को साफ नहीं कर रहे हो अच्छे से, उसमें आप और सामान लाए जा रहे हो, नया नया कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। इसकी वजह से घर में सामान जमा होते जाता है, तो पहले की जो चीज है वही बाहर नहीं जा पा रहे और आप नई नई चीजें ला रहे। तो इस तरीके से हमारा बॉडी भी जो है, बॉडी में पहले से ही फूड जो है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, उसमें अगर आप और खाओगे तो अग्निमांद्य बढ़ जाता है, अजीर्ण बढ़ता है। ओवर ईटिंग एंड इरेग्युलर ईटिंग, बहुत ज्यादा खाना खाना या फिर इरेग्युलर खाना, कभी भी खाना। जैसे कि आजकल मोस्टली लोग का ऐसे शेड्यूल हो गया है कि सुबह के नाश्ता, कॉर्पोरेट के एम्प्लॉयज मोस्टली उनका ऐसे बस का नाश्ते के लिए टाइम नहीं मिलता, बिना नाश्ते के चले जाते हैं। दोपहर को 3 बजे या 3-4 बजे भी कभी कभी लंच होता है और रात को लेट आते हैं घर पे, रात को 11-12 बजे खाना होता है। ऐसे खाने का प्रॉपर टाइम टेबल नहीं है, तो ये सबके वजह से भी होता है, ओवर ईटिंग के वजह से भी होता है। तो मनपसंद चीज बन गई तो सब लोग बहुत चाव से खाते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में ओवर ईटिंग हो जाता है। कंजम्पशन ऑफ अनहोलसम हेवी फूड, एक्सेसिवली रफ एंड कंटामिनेटेड फूड। ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं ये हमें आजकल के जंक फूड में मिलता है जो अनहोलसम होता है, हमारे लिए कोई बेनिफिट नहीं होता उसमें। ऐसी चीजें हैवी जो बहुत ज्यादा हैवी आपके बॉडी के लिए, बहुत ज्यादा फैटी चीजें, बहुत ज्यादा चीज बटर ऐसी वाली चीजें, ये सब बहुत हैवी होती है बॉडी के लिए। कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंडी चीजें, आइसक्रीम वगैरह ये सब बहुत खाना, या फिर जो चीजें बहुत ठंडी होती है वैसी कोई भी चीज ज्यादा खाना। एक्सेसिवली रफ, बहुत रफ होना, यानी कि जो ड्राई चीजें होती है हमारी, जो हमारे फरसान वगैरह हो गए, ऐसी चीजें जो बहुत ड्राई होती है। कंटेमिनेटेड फूड, जो बाहर के स्ट्रीट साइड जो फूड वेंडर्स होते हैं इसमें मोस्टली कंटेमिनेशन बहुत देखा जाता है। इस साल के समर्स में भी बहुत सारी सिटीज में बाहर के खाना खा के लोग जो है बहुत बीमार पड़े, बहुत हॉस्पिटलाइज हुए। ये सब फूड कंटेमिनेशन की वजह से होता है और ये
रेनी सीजन में भी देखने को मिलता है, सिर्फ गर्मियों का प्रॉब्लम नहीं है। रेनी सीजन में क्यों होता है, क्योंकि ऑलरेडी बारिश की वजह से जो है फ्लाइज, मॉस्किटो की ब्रीडिंग बहुत ज्यादा होती है, तो इसके वजह से बहुत सारी जगह पे वाटर कंटेमिनेट होता है, या फिर जो सीवेज होते हैं वो बहुत बार ओवरफ्लो हो जाते हैं, तो वो सबसे भी बहुत सारे कंटेमिनेशन होते हैं। ऐसी चीजों की वजह से भी अग्निमांद्य होती है। इम्प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन और पर्यवेक्षण, यानी कि जो हमारा पंचकर्मा है, हमारे परिवेशन यानी कि विरेचन, एमएसएस यानी कि वमन, और ओलिएशन थेरेपी यानी कि जो हमारे स्नेह अभ्यंग होते हैं वो, या फिर स्नेह के जो होते हैं वो। तो ऐसी जो चीजें हैं इनका सही तरीके से अगर आपने एडमिनिस्ट्रेशन नहीं किया, अगर उनका मिथ्यायोग हुआ, तो उसके वजह से भी अग्निमांद्य जो है ये उपद्रव हमें देखने को मिलता है। इमैसिएशन ड्यू टू डिजीज, कोई भी डिजीज की वजह से इमैसिएशन हो गया, जैसे कि अगर आपने से किसी को डेंगू, मलेरिया इस चीजें अगर हुई रहेगी, तो उसके बाद में आपने नोटिस किया होगा कि भूख जो है बहुत कम हो जाती है। जैसे बुखार ठीक होता है, 1-2 वीक रिकवरी फेज रहते हैं, तभी भूख बहुत कम हो जाती है, कुछ खाने का इच्छा नहीं रहता। तो ऐसे टाइम पे क्या हुआ रहता है कि हमारा जो बॉडी है अंदर से इमैसिएट हुआ रहता है, तो इसकी वजह से जो है अग्नि मंद हुई रहती है। फॉल्टी एडेप्शन इन रिस्पेक्ट टू प्लेस, यानी कि कोई गलत अ, तरीके का एडेप्टेशन करना कोई जगह के लिए, कोई जगह के लिए, ऐसे फॉल्टी जो एडेप्शन होते हैं वो टाइम एंड सीजन, और टाइम और सीजन के लिए ऐसे हो सकते हैं। सप्रेशन ऑफ नेचुरल अर्जेस, जो हमारे आधारणीय वेग है उन वो वेग के धारण करना, उसके वजह से भी अभिमान होता है। ड्रिंकिंग मोर क्वांटिटी ऑफ वाटर, अभी ये एक बहुत डिबेटेबल टॉपिक है कि जो रिसर्च रिसर्च भी नहीं कह सकते हम, जो लोग मोस्टली एडवाइस करते हैं कि बहुत पानी पीना चाहिए, दिन में 6 से 8 लीटर पानी पीने चाहिए। बट आयुर्वेद में ऐसे नहीं कहा गया है। आयुर्वेद में हमें जब प्यास लगती है तब हमें पानी पीना चाहिए, बिना प्यास के पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि सबकी बॉडी जो होती है, सबकी बॉडी अलग है। हर बॉडी को 6 to 8 लीटर पानी की जरूरत नहीं होती। अभी जैसे कि कोई कफ प्रकृति का मनुष्य है, उसके बॉडी में ऑलरेडी बहुत प्लेनता है, बहुत मॉइस्चर है, वो अ, जो इंडिविजुअल है उससे 6 to 8 लीटर पानी की जरूरत नहीं है दिन में। ठीक है। और यही सेम अगर हमने पित्त प्रकृति मनुष्य के इसमें देखा, तो ऐसा मनुष्य का हम बोल सकते हैं कि उसे पानी ज्यादा चाहिए, क्योंकि उनके बॉडी में ऑलरेडी हीट बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे पेशेंट्स में हमें ज्यादा देना चाहिए। तो इस तरीके से जो है जो सबके बॉडी के क्वांटिटीज होते हैं पानी पीने के, वो अलग अलग होते हैं। इसके अलावा सीजन पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि फिलहाल जो समर्स थे वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, समर बहुत ज्यादा हीट है। ऐसे टाइम पे अगर 6 to 8 लीटर पानी एडवाइस किया जा रहा है, और अगर वो जो इंडिविजुअल है उसका अगर काम भी वैसा है, जैसे कि अगर आप 6 to 8 लीटर्स को ऐसे इंसान को बोलोगे जो पूरा दिन एसी में रह रहा है, तो ऐसे इंसान को जरूरत नहीं है 6 to 8 लीटर्स की। एक टर्म है वाटर इंटॉक्सिकेशन नाम का भी, जो हमारे बहुत ज्यादा अगर हमने फ्लूइड्स या पानी का अगर हमने मोस्टली इनटेक बहुत ज्यादा किया, तो वाटर इंटॉक्सिकेशन ऐसे भी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसके वजह से बहुत इम्पोर्टेंट है कि पानी भी हमने जितना हमें जरूरत है उतना ही पीना चाहिए। जबरदस्ती ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए हमें, इसके वजह से भी अग्निमंद्य होता है। इम्प्रॉपर स्लीप, यानी कि जो पेशेंट है उनका नींद का जो रूटीन है वो प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर है उनका रूटीन। कभी भी उठते हैं, कभी भी सोते हैं, रात को लेट सोते हैं या सुबह बहुत लेट उठते हैं, ऐसे जो साइकिल्स होते हैं इम्प्रॉपर है। वन हु ईट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फूड रेगुलरली लाइक कैटल, यानी कि कोई ऐसा मनुष्य जो बहुत ज्यादा खाना खाता है, बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, इसलिए कोई जानवर जैसे। एंड अजीर्णा इज सेड टू बी रूट कॉज फॉर मेनी, ठीक है। तो मैंने इसके पहले कहा कि अजीर्णा जो है वो बहुत सारे डिजीजेस का रूट कॉज है, वही यहाँ पे वापस बताया गया है।
तो ये हमने देखे अग्निमांद्य के हेतु या उसके कॉजेटिव फैक्टर। अब हम देखेंगे अजीर्ण की संप्राप्ति क्या है। दुष्ट अग्नि स दुष्टो अन्नम न तत्पचति लघवपि अपच्यमानं शुकतत्वं यात अन्नम विषरूपताम्। ठीक है। Vitiated अग्नि is unable to digest even the light food। यानी कि जब अग्नि जो है वो जब दूषित हो जाती है, जब विषित हो जाती है, तब एकदम लघु आहार अगर आप मिले तो वो भी डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है बॉडी के लिए। ऐसे सिचुएशन अजीर्ण के सिचुएशन में या फिर अग्नि दूषित होती है सिचुएशन में। This vitiated digestive agent forms an intermediate substance called amine, which turns sour, shukta during fermentation and finally turns in poisonous substance, amylation। ठीक है। ये जो दूषित हुआ जो सब्सटेंस है हमारी बॉडी में, वो एक और सब्सटेंस बनाता है जिसे आम कहा जाता है। और ये आम जो है ये स्टोर हो जाता है, खट्टा हो जाता है, शुक्त बनाता है। और ये फर्मेंटेशन से ये होता है। और उसके बाद में वो फाइनली एक पाउडर सब्सटेंस बनता है जिसे हम आमिष कहते हैं। ठीक है। ये अजीर्ण की संप्राप्ति बताई गई है कि इस प्रकार से जो है अजीर्ण की संप्राप्ति होती है। अभी हम देखेंगे अजीर्ण के भेद क्या है, अजीर्ण के टाइप क्या है। ठीक है। आमम विदग्धम विष्टब्दम कफपित्ता अनिले अस्त्रिभिः अजीर्णम के चिदिच्छनति चतुर्थम रसशेषम। It is of 6 types, namely Am Ajirna, Vidagdha Ajirna, Vishtadha Ajirna, are 3 varieties caused by Kapha, Pitta and Vata respectively। ठीक है। 6 टाइप के अजीर्ण बताए गए हैं सुश्रुत शरीर में। और इसमें क्या बताया गया है कि 6 टाइप्स के हैं। उसमें से पहला जो है आम अजीर्ण, वो होता है कफ की वजह से, कफ दोष की वजह से। विदग्ध अजीर्ण जो होता है पित्त दोष की वजह से। विषुब्ध अजीर्ण जो होता है वात दोष की वजह से। अ, हमें इसमें अजीर्ण दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा बताया गया है रसशेष अजीर्ण। फिफ्थ बताया गया है पिनपाती। और सिक्स जो है वो बताया गया है प्राकृत। ठीक है। इस तरीके से जो है अजीर्ण के भेद बताए गए। अब हम देखेंगे अजीर्ण के लक्षण क्या है। तस्य लिंगम अजीर्णस्य विष्टम्भः सदनं तथा शिरसो रुकछ मूर्छा च भ्रमः पृष्ठकटिप्रः जृम्भा अङ्गमर्दतृष्णा च ज्वरश्चर्बिः प्रवाहणम् अरोचको अविपाकश्च घोरम् अन्नं विषं च तत्। This poisonous substance, Amavisha, manifests clinical features like flatulence, uncomfortable, physical and mental misery, headache, altered consciousness, giddiness, stiffness of back and lumbar region, yawning, body ache, malaise, morbid thirst, fever, vomiting, tenesmus, anorexia, and indigestion, and is similar to antigenic poison। ठीक है। यानी कि ये जो पॉइजनस सब्सटेंस है ये आम विष है, इसकी वजह से क्या होते हैं, क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं कुछ। तो क्लिनिकल फीचर्स में क्या है, फ्लैटुलेंस, यानी कि जो आधमान होता है हमें, जो पेट में फ्लैटन जो है वो फॉर्मेशन होते हैं वो सारे इसमें आते हैं। इसके अलावा अनकंफर्टेबल फिजिकल एंड मेंटल मिसरीज, फिजिकली और मेंटली जो है बहुत तकलीफ होती है इसके वजह से। हेडेक जो सर जो है वहां पे बहुत पेन आपको दिखाई देगा। ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस यानी कि भ्रम होना, काफी चीजें हमें डिल्यूजन होना, ऐसी चीजें होती हैं। गिडीनेस, चक्कर आना, मूर्छा होना। थिकनेस ऑफ बैक एंड लंबर रीजन, यानी कि आपकी जो पीठ है और आपका जो लंबर रीजन है, जो कमर वाला पोर्शन है, यहाँ पे भी स्टिफनेस होती है, पेन होता है। यॉर्निंग, बहुत ज्यादा यौन होना, बहुत ज्यादा जुम्बा आना, बॉडी एक पूरे आपके शरीर में तकलीफ होना, पेन होना। मलाई, यानी कि एक कुछ चीजें समझ में नहीं आना, बहुत मुश्किल होना सब कुछ। मॉर्बिड थर्स्ट, यानी कि बहुत ज्यादा तृष्णा लगना, बहुत प्यास लगते रहना। फीवर, बहुत ज्यादा बुखार आना, सर्दी होना, उल्टियाँ होना। टेनिस
एनोरेक्सिया एनोरेक्सिया यानी कि भूख है, भूख ना लगना, इनडाइजेशन इनडाइजेशन यानी कि वही वापस से इनडाइजेशन होना, यानी कि आपको भूख ना लगना, ऐसी जो चीजें होती है ये सब हमें इसमें दिखाई देती है। और ये सब जो है ये किसके जैसे होते हैं, ये सब इसके जैसे होते हैं जैसे कोई एंटीजेनिक पॉइजन है, जैसे कि कोई पॉइजन है जो आपके बॉडी को हार्म कर रहा है, सारी प्रॉपर्टीज अपोजिट है, ऐसे इसके लक्षण होते हैं। और जो मलाई, हाँ यहाँ पे एक टेनिसमस जो है, टेनिसमस बताया गया है। टेनिसमस जो है उसका अर्थ क्या होता है कि आपको बार बार वॉशरूम जाने का एक अर्ज रहना बहुत ज्यादा, लेकिन जाने पे आपको वॉइड नहीं होना, कुछ पास नहीं होना, इसे टेनिसमस कहते हैं। विशेष लक्षण अभी यहाँ पे हम देखेंगे। पहला है आम अजीर्ण। आम अजीर्ण हमने देखा किसके वजह से होता है, ये कफ दोष के वजह से होता है। तो माधुर्यम अन्नम गतम गतम आम संयकम, ठीक है। Food which has attained sweetness is known as arm ajin. It is characterized by heaviness in abdomen, nausea, swelling of the cheek and eyes, and belching similar to those occurring just after it. ठीक है। यानी कि जो अन्न है, जो खाना है, वो स्वीटनेस प्राप्त कर चुका है, यानी कि बहुत मधुर हो चुका है, तो इसे आम अजीर्ण कहा जाता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि आपका जो एब्डोमेन है, आपका जो पेट है, इसमें बहुत ज्यादा हेवीनेस फील होती है, नौशिया होता है, उल्टी जैसी फीलिंग आती है, स्वेलिंग ऑफ द चीक्स एंड आईज, यानी कि जो गाल है और जो आंखें हैं ये सब में सूजन होती है, स्वेलिंग होती है, बेल्चिंग्स होते हैं यानी कि डकार आते हैं बहुत ज्यादा, इस तरीके से जैसे कि खाने के बाद में कभी कभी बहुत जोर से डकार आते हैं, वैसे सिमिलर डकार आते हैं। ये सब आम अजीर्ण के लक्षण है। अभी हम देखेंगे विदग्ध अजीर्ण। विदग्ध अजीर्ण का क्या लक्षण है? विदग्ध अजीर्ण हमने क्या देखा था, किसके वजह से होता है, पित्त के वजह से होता है। तो इसके क्या लक्षण है? विदग्ध संयतम गतम अम्लम भाव, ठीक है। अभी जैसे कि इसके पहले हमने देखा कफ था, वहां पे मधुर था, क्योंकि कफ दोष का प्रधान था, यहाँ पे पित्त है, तो यहाँ पे अम्ल रस का हमें प्रधानता दिखाई दे रहा है। फूड विच हैज अटेन्ड soreness and slightly digested is known as विदग्ध अजीर्ण। यानी कि जो खाना है जो खट्टा हो चुका है और जो थोड़ा सा पक चुका है, इसे हम कहते हैं विदग्ध अजीर्ण। और इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? गिडीनेस है, यानी कि गिडीनेस, मूर्छा होना, चक्कर आना, थर्स्ट तृष्णा, प्यास लगना, फेंटिंग, वापस चक्कर आना, बेहोश होना, सोर एंड हॉट बेल्चिंग, यानी खट्टे और बहुत गर्म डकार आना, एक्सेसिव पर्सपिरेशन, बहुत ज्यादा पसीना आना, बर्निंग सेंसेशन इनसाइड, दाह होना, बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन होना बॉडी के अंदर। और जो बाकी के सिम्टम्स है एग्रीवेटेड पित्त के, वो तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं कि जितने भी सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं ये सारे पित्त के प्रकोप होने पे बॉडी में वैसे भी दिखाई देते हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे विषुब्ध अजीर्ण। विषुब्ध अजीर्ण जो है ये किसके वजह से हमें बताया गया था? ये वात दोष के इंक्रीज होने पे बताया गया था। तो विषुब्ध अजीर्ण के लक्षण अभी हम देखेंगे कि क्या है। ब्रुश ब्रुष्टोद शूलम, विषुब्ध आत्मानम, अध विरुद्ध वातम, ठीक है। Vistobda adrenal is characterized by pricking pain, long stasis, tympanitis, normal movement of water, obstruction to stool and bladder, delusion, general malaise and other symptoms of vasovagal, ठीक है। विस्टोब्दा एजिर्ना जो है इसके क्या क्या दिखाई देता है? हमें टोट दिखाई देता है, टोट यानी कि प्रिकिंग पेन, बहुत ज्यादा जो हमें कोई चीज टोचे जा रही है ऐसा जो पेन रहता है वो, या फिर शूल है, बहुत ज्यादा पेन होना कोई एक ही जगह पे, टिम्पेनाइटिस है, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद में एबनॉर्मल मूवमेंट ऑफ बाथ है, बहुत ज्यादा बॉडी में अ, विचित्र जो मूवमेंट होता है बाथ का वो, ऑब्स्ट्रक्शन टू स्टूल एंड प्लेटस है, यानी कि जो स्टूल और प्लेटस है हमारी बॉडी में वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहे हैं, उनके पासेज में
डेल्यूजन यानी कि चक्कर आना, और डेल्यूजन, चक्कर नहीं, डेल्यूजन यानी कि कॉन्शियसनेस ऑल्टर हो जाना और आपको कोई भी भ्रम होना, ऐसी चीजों को डिल्यूजन कहते हैं। जनरल मलाइज यानी कि बॉडी में बहुत वीकनेस जैसे लगना, इल फील होना आपको बहुत ज्यादा। सिम्टम्स ऑफ वात वृद्धि यानी कि जो वात वृद्धि पे जो हमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं वो सारे विष्टब्द अजीर्ण में यहाँ पे हमें देखने को मिल सकते हैं। ये जो दिए गए हैं, इसके अलावा कोई बात के सिम्टम्स है तो वो हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे जो तीन दोष छोड़ के जो और तीन थे उसमें से, तो पहला यहाँ पे है रक्तशेष अजीर्ण। अब ये देखेंगे हम, उद्गार शुद्धावधि वक्तव्य आकांक्षा न जायते, हृदय गुरुता च यस्य रसावशेषेण तु सप्रयसेकं चतुर्थ मेतत प्रवदन्त्य जीर्णम्। ठीक है, recession anemia is characterized by disliking for meals, pure belching, heaviness and turbidity in the heart, excessive salivation and heaviness. recession anemia में क्या बताया गया है characteristic कि disliking for meals, ठीक है, यानी कि खाने की इच्छा न रहे। प्योर बेल्चिंग यानी कि जो शुद्ध डेकर होते हैं हमारे, वैसे डेकर आने। हेवीनेस एंड टर्बिडिटी इन द हार्ट, जो हार्ट है वहाँ पे बहुत ज्यादा हेवीनेस, बहुत अस्वस्थ फील होना, ये चीजें होना, एक्सेसिव सलाइवेशन, बहुत ज्यादा जो है सलाइवा प्रोड्यूस होना मुंह में, मुंह हमेशा भरा भरा सा फील होना, एंड हेवीनेस, और जो पूरा बॉडी है उसमें बहुत ज्यादा हेवीनेस फील होना। इसके आगे क्या है, दिनपाकी अजीर्ण। दिनपाकी अजीर्ण क्या है? फिफ्थ अजीर्ण इज दिनपाकी इन विच द डाइजेशन कंप्लीट विद इन 1 डे एंड 1 नाइट। ठीक है, जो डाइजेशन है वो कंप्लीट कब होता है? पूरे एक दिन में या पूरे एक रात में डाइजेशन कंप्लीट होता है। दिस occurs due to overages of quantity and timings of food, and waiting alone is required for such condition and hence it is not harmful। ठीक है, तो इसके वजह से क्यों होता है कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अगर आप खाना खाते रहे या फिर टाइमिंग आपके बहुत गलत हो जाए, तभी ये अजीर्ण होता है, और ये इतना हार्मफुल भी नहीं होता। इसके लिए सिर्फ वेट करना रिक्वायर्ड है। तो इसके वजह से अगर आपने वेट किया कुछ दिन, आपने अगर, जैसे आपका साइकिल चल रहा है बॉडी का, जैसे आपका बॉडी डाइजेस्ट कर रहा है, वैसे अगर आपने आपकी बॉडी को चलने दिया तो ये अजीर्ण जो है ये मोस्टली क्योर हो जाता है। प्राकृत अजीर्ण, प्राकृत अजीर्ण prevails till the consumed food is completely digested. After the completion of digestion, it manifests symptoms like hunger, thirst, suffocation, etc. यानी कि प्राकृत अजीर्ण क्या है कि जब तक कंज्यूम्ड फूड जो है, जो हमारा, वो जब तक पूरे तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता, तभी तक हमें प्राकृत अजीर्ण होते हैं। जब अच्छे तरीके से पूरा डाइजेशन हो जाता है, तभी सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं हंगर के, भूख का, थर्स्ट यानी कि तृष्णा का, डेफिकेशन यानी कि जो हमें वेग हमारे होते हैं उसके। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ आम लाइक टिम्पेनाइटिस और नॉसिया, जो आम के सिम्टम्स रहते हैं ये हमें दिखाई नहीं देते। ये हो गए प्राकृत अजीर्ण। अभी हम देखेंगे अजीर्ण के उपद्रव क्या है। मूर्छा प्रलापो वमथोः प्रत्येकः सदनं भ्रमाः उपद्रव भवत येते मरणं चाप्य चेन सह। ठीक है, मूर्छा यानी कि चक्कर आना, बेहोशी होना, प्रलाप, कुछ भी बड़बड़ करते रहना बेमतलब का, प्रलाप हो गया। वमथ हो यानी कि बहुत ज्यादा उल्टियां होना। ठीक है, प्रत्येक यानी कि बहुत ज्यादा सलाइवेशन होना आपके मुंह में। जैसे सदनम यानी कि डेबिलिटी होना, वीकनेस आना बॉडी में। भ्रम यानी कि वही वापस भ्रम होने, डिलीरियम होने, कुछ भी हमारे भ्रम होने, ये सारे जो है ये उपद्रव है जो है।
और ये अगर इसी तरीके से कंटिन्यू रहे, अगर आपके अजीर्ण का अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट ना हुआ, तो डेथ हो जाता है पेशेंट का। ठीक है। इफेक्ट क्या है अजीर्ण के, ये हम देखेंगे। संसृज्यमानं पित्तेन दाहं तृष्णां मुखामयान् जनयत अम्लपित्तम् च पित्तजांश्च परन् गदान् यक्षमी तेन समेहादीन कफजान कफसंगतं करोति वातसंसृष्टं वातजांश गदानबहन मूत्र रोगाश्च मूत्रस्थं कुक्षिरोगान् शुक्र रसादिभिश्च संसृष्टं कुर्याद्रोगान् रसादिजान्। ठीक है। The Anna Vish, when associated with Pitta, causes Daha, morbid pus, odor diseases, Amla Pitta, acid peptic disorders, and various other Pitta related disorders. ठीक है। जब ये अन्न विष जो है, ये जब एसोसिएट हो जाता है कोई भी पित्त के साथ में, तभी क्या होता है कि जो हमारी बॉडी है उसमें हमें पित्त वाले सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। जैसे कि दाह होता है, बर्निंग सेंसेशन होती है पूरे बॉडी में, या फिर मॉर्बिड थर्स्ट होता है, बहुत ज्यादा तृष्णा लगती है, ओरल डिजीजेस होते हैं, मुंह में बहुत सारे डिजीज होते हैं, उसमें छाले पड़ जाना, ऐसे डिजीजेस होते हैं, अम्ल पित्त होता है, बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है। ये सारी चीजें हमें अजीर्ण होने पे दिखाई देते हैं, अन्नविष जब पित्त के साथ मिलते हैं। अगर ये सेम अन्नविष होती तो सेम अन्नविष when gets associated with cough, it leads to condition like yakshama, psoriasis, peanut, orisia, and prameha, 20 types of diabetes, and various other cough disorders. Various several Vedic diseases are caused. ठीक है। जो ये सेम अन्नविष है, अगर ये कफ के साथ मिक्स होगा तो कंडीशन हमें दिखाई देती है, जैसे यक्ष्मा दिखाई देता है, हमें पीनस दिखाई देते हैं, जो हम कोरिका कहते हैं, यानी कि हमारे कुछ ऐसी सिचुएशन देखते हैं, वो प्रमेह है, जो हमारी 20 टाइप्स ऑफ डायबिटीज है वो, और इसके अलावा कफज डिसऑर्डर जो है वो सब देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर ये अन्नविष वात के साथ में जाके मिक्स हो गया, तो जो वात वाले डिसऑर्डर्स है वो हमें दिखाई देते हैं। अन्नवेश when enters renal system, यूरिन रिलेटेड डिसऑर्डर्स अकर, यानी कि ये सेम चीज अगर आपको नविश अगर रीनल सिस्टम में आपकी चली गई तो फिर आपको यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर ये आपके कुक्षिगत या फिर कुक्षिगत रोग भी होते हैं, अगर जैसे ओरिजिन हो, तो उसके वजह से क्या होता है, शक्रित जो है वो भी आपके इन्वॉल्व हो जाते हैं। शक्रित यानी कि आपके सी से रसादी प्रदोषज विकार, टिश्यू रिलेटेड एलिमेंट्स अगर में रसादी स्रोत का इन्वॉल्व, यानी कि जहाँ पे भी ये अन्नविष जाएगा वहां पे ये डिजीज फॉर्म करेगा। तो इसलिए आपके बॉडी में अगर कहीं पे भी ये अन्नविष अगर चला जाए, तो आपके वो पोर्शन में, वो पार्ट जो है, वो सिस्टम जो है, वो ऑर्गन्स जो है, वो अफेक्ट होने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। तो ये इफेक्ट्स होते हैं अजीर्ण के आपके बॉडी के ऊपर। सबसे पहले ये जो पूरा प्रोसेस है ये आपकी बॉडी में होगा। वो अन्नवीज अगर पित्त से मिल गया तो पित्त वाले सिम्टम्स करेगा, कफ से मिल गया कफ वाले करेगा, वात से मिल गया वात वाले करेगा, आपके यूरिनरी सिस्टम में गया तो यूरिन वाले करेंगे, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में चलेगा तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होंगे, आपके अगर रक्त वाले सिस्टम में चलेगा तो रक्त के होंगे। ऐसे जो भी सिस्टम्स है वहां पे जाते हैं, वहां से जाके अजीर्ण होता है। तो बेसिकली जो ये अन्नविष है, ये सारे डिजीजेस जो है ये कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो इस वजह से जो है अग्निमांद्य जो है उसे कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए, उसकी हमेशा चिकित्सा पहले ही करनी चाहिए। इसके बाद जो है आयुर्वेद में जब भी कोई ट्रीटमेंट दी जाती है, तो ये बहुत जरूरी है कि पेशेंट की जो अग्नि है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन हो रही है, वो अग्नि में जो है उनकी बॉडी में जो है कोई आर्म जो है वो प्रेजेंट नहीं है। ये सारी चीजें इंश्योर करना बहुत जरूरी है। इसलिए बहुत सारे जो वैद्य है, जो मैक्सिमम वैद्य है, वो हमेशा कोई भी चिकित्सा स्टार्ट करने के पहले जो
हमारे दीपन पाचन चिकित्सा होते हैं, दर्शनादिवर्ती, ऐसे जो भी दीपन पाचन के होते हैं, ये सारी जो चीजें हैं ये पेशेंट्स को देते हैं। और उसके पहले 1 वीक तक या जब तक एडवाइजेबल हो तक वो मेडिसिन लेने बोलते हैं, और उसके आगे ही वो पेशेंट की ट्रीटमेंट स्टार्ट की जाती है। क्योंकि अगर बिना दीपन पाचन के अगर चिकित्सा स्टार्ट कर दिया गया पेशेंट का, तो उनको उसके रिजल्ट्स नहीं मिलते। और बहुत बार जो है, अगर पेशेंट के आगे पंचकर्मा शेड्यूल किए गए हो, तो पेशेंट को बहुत सारे उपद्रव देखने को मिलते हैं। इसलिए अग्नि जो है ये आयुर्वेद की चिकित्सा में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। अभी हम देखेंगे उपशय अनुपशय क्या है इससे। दिवा विबुधे हृदये जाग्रतः पुंडरीकवच अन्नम अक्लीनं धातुत्वात् अजीर्णे अपि हि तन्निशि ते सम्मिलिते रात्रौ प्रसूपतस्य विशेषतः निम्नि विसृतधातुत्वात् अजीर्णे न हितम्। During daytime, the person is awake. His heart is open like lotus flower, and the tissue is not soaked with more of moisture. Consuming food at night is beneficial, though the person is suffering from indigestion. ठीक है। डे टाइम के समय क्या होता है कि जब वो पेशेंट अवेक है दिन के समय, और उनका दिल जो है वो अगर ओपन है लोटस फ्लावर के जैसे, ये सारे मेटाफोर्स है जो पहले के संहिता में बताए गए हैं, तो ये जस्ट यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। एंड द टिश्यू इज नॉट सोक्ड विथ मोर ऑफ मॉइस्चर, यानी कि उनके जो बॉडी के जो टिश्यूज है, जो पेशी है, ये सब जो है ये बहुत ज्यादा मॉइस्चर से एब्जॉर्ब हुए नहीं है। तो रात में जो खाना खाना है ये बेनिफिशियल होता है। अगर वो पर्सन इंडाइजेशन से सफर कर रहे हैं तो भी एट द टाइम पे ये बेनिफिशियल होता है। बट ड्यूरिंग नाइट टाइम द हार्ट बीइंग क्लोज बिकॉज ऑफ स्लीप एंड द टिश्यूज हैविंग मोर मॉइस्चर। लेकिन रात के वक्त क्या होता है कि हार्ट अगर क्लोज्ड हो पेशेंट के नींद के वजह से, और टिश्यूज जो है उसमें बहुत सारा मॉइस्चर है अगर, तो ऐसे टाइम पे रात के टाइम पे जो है इन्हें खाना नहीं देना चाहिए। और रात को खाना न खाना जो है ये बेनिफिशियल उनके लिए होता है, रात को खाना खाना उनके लिए बेनिफिशियल नहीं है। उपशय एंड अनुपशय मेजर्स लाइक दैट ऑफ ग्रहण। ठीक है, ग्रहण रोग में जो भी उपशय और अनुपशय बताए गए हैं वही सेम ये ना देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। हम पहले एक ब्रीफ रिकैप करके लेंगे चैप्टर का, उसके बाद में हम इसे यहाँ पे समाप्त करेंगे। आज का जो हमने यूनिट देखा वो अग्निमांद्य रोग निदान पेपर 2 यूनिट 1 का चैप्टर है। सबसे पहले हमने अग्निमांद्य के हेतु देखे। ठीक है। और हेतु जो है वो सारे इस तरीके से डिस्क्राइब किए गए। अजीर्ण की संप्राप्ति देखी हमने। फिर उसके बाद अजीर्ण के भेद देखे हमने, जो 6 भेद बताए गए हैं अजीर्ण के। आम अजीर्ण जो कफ के वजह से होता है, विदग्ध अजीर्ण जो पित्त के वजह से होता है, विषुब्ध अजीर्ण जो कफ के वजह से वात के वजह से होता है। ठीक है। फिर रसोशेष अजीर्ण, फिर दिनपाटी अजीर्ण, फिर प्राकृत अजीर्ण, ये सब हमने देखे। इसके आगे हमने देखे अजीर्ण के लक्षण क्या क्या होते हैं। फिर हमने देखा कि विशेष लक्षण क्या क्या थे। पहले हमने देखा आम अजीर्ण, फिर हमने देखा विदग्धा जीर्ण, फिर हमने देखा विषुब्धा जीर्ण, फिर रक्तशेष अजीर्ण, दिनपाटी अजीर्ण, प्राकृत अजीर्ण। फिर हमने देखे अजीर्ण के उपद्रव क्या क्या है, इफेक्ट क्या होते हैं अजीर्ण के, उपशय अनुपशय क्या है। और इस तरीके से ये चैप्टर जो है यहाँ पे खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो। थैंक यू।